नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल DPMI ऑनलाइन क्लासेस में। आज का आपका टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप समझ सकते हैं, वस्तुतः कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के कई कुछ सप्ताह और बिना जल के कुछ दिन, लेकिन अगर उसकी रेस्पिरेशन, उसकी ब्रीथिंग अगर कुछ 3 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक अगर रोक दी जाती है तो फिर वस्तुतः उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो श्वास है या फिर जो ऑक्सीजन है वही जीवन है, आप ऐसा मान सकते हैं। होता क्या है, हमारे शरीर में जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाएं या हार्ट कोशिकाएं, जो हृदय कोशिकाएं होती हैं, उनको हर समय ऑक्सीजन की सप्लाई होना अनिवार्य है। जब हमारी ब्रीथिंग जो है, श्वसन प्रक्रिया को अगर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है तो इन सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे ये सेल्स जो होती हैं निष्क्रिय या डेड होने लगती हैं। इनके डेड होने से क्या होता है, धीरे धीरे शरीर से पूरे संपूर्ण शरीर में हृदय स्पंदन जो है वो रुक जाता है और हृदय स्पंदन के रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, जिससे कि शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो निहित रूप से बना रहे। तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, हम आज उनको क्रमबद्ध तरीके से, संगठित तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहला यूनिट है आपका, वो है आपका नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होती है आपकी, वो आप अगले वीडियो में जो हमने आपको सेंस ऑर्गन का वीडियो दिया था तो आप उसमें उसको डीपली पढ़ चुके हैं। वस्तुतः आपको इतना बता देते हैं, नेजल कैविटी के माध्यम से ही जो वायुमंडलीय वायु होती है वो हमारे स्वर जो स्वर यंत्र लैरिंक्स जो होता है उसके माध्यम से ट्रेकिया तक पहुंचती है, जो वायुमंडलीय वायु है। तो वायुमंडलीय वायु को एक प्राइमरी जो प्लेटफॉर्म देता है वो नेजल कैविटी है। वस्तुतः नेजल कैविटी के माध्यम से ही हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन जो आपका वायुमंडलीय वायु है उसका पहुंच सकती है। अब नेजल कैविटी के बाद दूसरा इसका जो पॉइंट आता है या दूसरा यूनिट जो है आपका, वो है आपका फेरिंक्स। फेरिंक्स तो फेरिंक्स जो होता है आपका नेजल कैविटी, जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, जो कोमल तालु होता है, उस नेजल कैविटी के खत्म होने से लेकर के और उसके भाग से लेकर के आपका जो लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स तक होता है, यहाँ तक वो 3 भागों में डिवाइड रहता है। पहला होता है आपका नेजोफेरिंक्स, इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। ओरोफेरिंक्स और तीसरा होता है आपका लैरिंजियोफेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है वो आपका 3 भागों में डिवाइड रहता है। सॉफ्ट पैलेट से ऊपर जो आपका कोमल तालु होता है, उससे ऊपर जो कैविटी होती है या फिर जो स्थान होता है उसको आप नेजोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं, जो नेजल कैविटी और कोमल तालु तक होता है। उसके बाद ओरोफेरिंक्स आता है, मतलब नेजोफेरिंक्स से लेकर के और आपकी जो ईसोफेगस होता है उस तक, वहां तक जो इसका स्थान रहता है उसको आप ओरोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं। मतलब जो आपका ओरल कैविटी है उसको वहां उसका सम्मिश्रण नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स जो होता है वहां तक रहता है। तो ओरोफेरिंक्स जो होता है वो ओरल कैविटी और फेरिंक्स इन दोनों से मिलकर के एक विशेष क्षेत्र बनता है जिसको आप ओरोफेरिंक्स कहते हैं। लैरिंजियोफेरिंक्स जो होता है वो आपका लैरिंक्स के ठीक ऊपर, जो आपका स्वर यंत्र होता है उसके ठीक ऊपर होता है, और ये आपका जो आपका ईसोफेगस होता है उसको उससे संधिबद्ध रहता है या उसमें समाहित रहता है। फेरिंक्स को 3 भागों में बांटा गया, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजियोफेरिंक्स। उसके बाद आता है आपका ट्रेकिया। तीसरा यूनिट जो है आपका वो है इसका ट्रेकिया।
वस्तुतः आप सभी लोग जानते हैं ट्रेकिया होता है आपका जो लैरिंक्स है, जो स्वर यंत्र है। तो स्वर यंत्र के नीचे इस पे जो स्वर यंत्र रहता होता है वो एक मुकुट की तरीके से स्थित रहता है। तो उसके नीचे का भाग जो होता है वो ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया को आप इसकी जो बाहरी संरचना है या इसकी जो मेन बनावट होती है तो वो बनावट आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो आपको छल्ले टाइप के सी शेप में जो आपको छल्ले दिखाई दे रहे हैं ये कार्टिलेज रहते हैं जो सी के आकार के इस तरीके से अपूर्ण रिंग्स होती हैं जो सामने से, ये आपका सामने वाला भाग है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सी शेप जो कार्टिलेज इसमें स्थित रहती है ये इसको एक शेप देता है, ये हमेशा खुला रहे। क्योंकि अगर इसमें ये सी शेप कार्टिलेज नहीं होगी तो ये चिपक जाएगा आपस में, जिसकी वजह से लंग्स क्लॉप्स जैसी ऐसी स्थितियां बनती तो ये क्लॉप्स हो जाएगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की वायु अंदर फेफड़ों में नहीं जा सकती है। तो इसलिए इसमें सी शेप कार्टिलेज होती हैं जो इनकी संख्या लगभग आपका 10 से लेकर के 16 से लेकर के 20 तक होती है। 16 से लेकर 20 तक की संख्या में ये इसमें स्थित रहती हैं। और इसमें स्थित रहने के बाद ये जो आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपकी फिफ्थ थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है, पांचवी जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उससे ये दो भागों में व्यवस्थित हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आपका आता है लैरिंग्स। तो इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तीसरा पॉइंट इसका है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम पढ़ते हैं। तो लैरिंग्स जो होता है, जैसा कि हमने बताया, लैरिंग्स ट्रेकिया के जस्ट ऊपर स्थित रहता है। तो इसके ऊपर स्थित रहता है, इसको आप स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स मींस होता है आपका स्वर यंत्र। लैरिंग्स स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। स्वर यंत्र मतलब जो हमारे शरीर जब हम बात करते हैं या फिर हमारे द्वारा जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो उसमें लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स में एक और पार्ट होता है जो इसमें स्थित रहता है, वोकल कार्ड, जिसको आप वोकल कार्ड के नाम से जानते हैं। वोकल कार्ड जो होते हैं ये लैरिंग्स में इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। इसके अंदर जो दिख रहा है आपको वो ट्रेकिया है। ये दो प्रकार के होते हैं, वोकल कार्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फाल्स कॉर्ड और एक होता है आपका ट्रू कॉर्ड्स। ट्रू कॉर्ड्स जो होते हैं वस्तुतः उनका ही हमारे स्वर यंत्र के तरीके से कार्य करते हैं, वही हमारा स्वर यंत्र के तरीके से कार्य करते हैं। तो ट्रू कॉर्ड जो आपके ट्रू कॉर्ड्स जो होते हैं, जब स्वर उत्पन्न होने का पूरा प्रोसीजर क्या है, जब श्वास को अंदर खींचा जाता है तो अंदर खींचने के बाद जब श्वास बाहर निकलती है तो श्वास के बाहर निकलने से लैरिंग्स जो होता है आपका, इसमें जो भी पेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। उनके संकुचित होने से क्या होता है, जब ये पेशियां संकुचित होंगी तो इनमें जो बीच का स्थान है वो बहुत कम रह जाता है। इनमें जो बीच का जो सरफेस आपको दिख रहा है, बीच का जो एरिया दिख रहा है वो बहुत कम रह जाता है। उसके बाद इसमें से जब एयर निकलती है, जब हवा फेफड़ों में जो एयर है वो जब बाहर निकलती है तो उससे इनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जब इनमें वाइब्रेशन होता है फिर हम वस्तुतः बोलना किसी, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बोलना एक तरीके से लैरिंग्स पर ही निर्भर करता हो। इसमें जैसे कि आपका जीभ है, आपके होंठ होते हैं, तो इन चीजों का भी इसमें समावेश होता है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल स्वर की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो स्वर जो उत्पन्न होता है, होठ और हमारा जो जीभ होती है वो शब्द उत्पन्न करती है, और स्वर जो होता है वो लैरिंग्स के माध्यम से, जो वोकल कार्ड इसमें स्थित रहते हैं तो वोकल कार्ड के माध्यम से स्वर की उत्पत्ति होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो जब वोकल कार्ड, जैसा कि हमने बताया आपको, जब ये संकुचित होते हैं तो संकुचित अवस्था में इनका जो बीच का जो एरिया होता है वो काफी कम हो जाता है। तो बीच के एरिया के कम होने की वजह से क्या होता है, इनमें से जो एयर बाहर निकलेगी, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर जैसा कि लैरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स में ही ये स्थित रहते हैं। तो ये ट्रेकिया में से जैसे ही फेफड़ों से एयर बाहर निकलती है तो
एयर के बाहर निकलने के लिए इनका जो स्थान होता है वो काफी कम रहता है, एक दरार के रूप में रह जाता है। तो जब इनमें से एयर निकलती है, इनमें कंपन होता है और इनमें जो वाइब्रेशन होता है उसी से स्वर की उत्पत्ति होती है। तो जो आपका लैरिंक्स होता है वो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम इसकी बाहर की संरचना की अगर बात करें तो उसमें दो प्लेटें इस तरीके से स्थित रहती हैं। जैसे कि आप अनुभव करते हैं किसी व्यक्ति की गर्दन को जब आगे की तरफ से देखा जाता है तो उसमें उभरा हुआ जो स्थान होता है उसको एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। दो प्लेटें जो इसका उभरा हुआ स्थान जो हमें दिखता है बाहर की तरफ से तो उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये लैरिंक्स के जस्ट ऊपर स्थित रहता है। तो इसको आम भाषा में टेटुआ भी कहा जाता है। इसको आम भाषा में टेटुआ भी कहते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स और जो आपका एडम्स एप्पल है वो आपके लैरिंक्स में स्थित रहते हैं। अब हम बात करते हैं आपका ट्रेकिया। जो ट्रेकिया होता है आपका, तो ट्रेकिया जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रेकिया जो आपका स्वर यंत्र होता है उसके नीचे से स्टार्ट होता है और उसके नीचे से स्टार्ट होने के बाद आपकी पांचवी जो थोरेसिक वर्टिब्रा आती है वहां तक आते आते ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी दो प्राइमरी शाखाएं निकलती हैं जो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में प्रवेश कर जाती हैं, समझ आती हैं। ट्रेकिया का जो निर्माण होता है या इसकी जो संरचना होती है तो ये सी शेप के कार्टिलेज, सी के आकार के छल्ले होते हैं, मतलब अपूर्ण छल्ले होते हैं जो आगे से इस प्रकार से स्थित रहते हैं। आपको ये दिख रहे हैं आगे से वो ऐसे स्थित, ये छल्ले एक दूसरे के ऊपर स्थित रहते हैं और एक दूसरे से संधिबद्ध रहते हैं। और ट्रेकिया जो होती है इसको श्वास प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेकिया को श्वास प्रणाली कहते हैं। ट्रेकिया लैरिंक्स से लेकर के और आपका फेफड़ों तक एयर को फेफड़ों में अंदर जाने के लिए एक ट्यूब की तरीके से कार्य करता है। ट्रेकिया पर किसी बाहरी दबाव ना हो, किसी प्रकार से ये एक दूसरे में क्लॉप्स ना हो जाए, इनकी दोनों तहें जो है वो आपस में क्लॉप्स ना हो जाए, उसके लिए इसमें सी शेप कार्टिलेज जो होती है वो अवस्थित रहती है जो इसको क्लॉप्स होने से बचाती है। दूसरा इसका पॉइंट ये है, ये जो आपको बिल्कुल विदाउट कार्टिलेज एरिया दिख रहा है ये बहुत ही कोमल तालुओं से या कोमल टिश्यू से बना हुआ होता है और इसके जस्ट पीछे आपका ईसोफेगस स्थित रहता है। ट्रेकिया के जस्ट पीछे ईसोफेगस स्थित रहता है। तो इसका सी शेप्ड होना एक प्रकार से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वो इसलिए है क्योंकि इसके जस्ट पीछे ईसोफेगस है। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन में निगलने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपको किसी प्रकार का आभास ना हो, तो उसके लिए इसके पीछे साइड में, इसके बैक साइड में किसी भी प्रकार की कार्टिलेज नहीं पाई जाती है। ट्रेकिया जो होती है वो हमने आपको बताया पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, उससे ये दो भागों में विभाजित हो जाती है जो लंग्स में पहुंच जाती है। चौथा इसका पॉइंट जो पांचवा आपका रहता है वो रहता है ब्रोंकीज। जो ब्रोंकीज होती है ब्रोंकी, तो ब्रोंकीज जो होती है इनको एक सामूहिक रूप से ब्रोंकी कहा जाता है। वैसे तो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकीज होते हैं, तो इनको ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी आपको ये दिख रही है, मतलब ट्रेकिया जब दो भागों में बटा, हाइलम के माध्यम से दोनों फेफड़ों में जब इसका प्रवेश हुआ तो प्रवेश होने के पश्चात क्या होता है, ये कई शाखाओं में बट जाती है। तो इन ब्रोंकीज को जब ये कई शाखाओं में बटती है तो इनको शाखाओं के अनुसार तीन भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है आपका प्राइमरी ब्रोंकीज। प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं, तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं आपके वो जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करती है, ट्रेकिया दो भागों में विभाजित होकर के फेफड़ों में जहां पर उसने प्रवेश किया है जो प्रमुख शाखा है उसको प्राइमरी ब्रोंकीज कहते हैं। उसके बाद जब ये दूसरे, इसको सेकेंडरी ब्रोंकीज कहते हैं। जब ये और छोटी छोटी शाखाओं में, कई शाखाओं में बट जाती है तो इसको सेकेंडरी ब्रोंकीज के नाम से जाना जाता है। और जब ये और छोटी छोटी सेकेंडरी ब्रोंकीज के बाद और कई शाखाओं में जब ये विभाजित होती है तो इसको ट्राइटरी ब्रोंकीज के नाम से जानते हैं, ट्राइटरी ब्रोंकीज। तो इनकी तीन ब्रोंकीज जो होती हैं वो तीन भागों में बट जाती हैं। तीन भागों में बटने के बाद ये पूरे संपूर्ण फेफड़ों में एक वृक्ष की तरीके से
पूरे फेफड़े में जाल की तरीके से फैल जाती है। उसके बाद ब्रोंकीज के बाद आपका आता है नंबर अगला जो है, जैसा कि आपने देखा 3 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। फिर आते हैं आपके ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जो होते हैं आपके, जो आपकी टेरिटरी ब्रोंकीज जो होती है उसके बाद भी ये कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है। तो जो और उसके बाद छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है, अंतर बस इतना होता है कि जो आपकी ब्रोंकीज होती है, ये तीनों प्रकार की ब्रोंकीज जो होती है इनमें फिर किसी भी प्रकार का कार्टिलेज नहीं होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी जो ब्रोंकीज होती है उनमें आपका कार्टिलेज स्थिर रहता है। ब्रोंकियोल जो होते हैं उनमें किसी प्रकार की कार्टिलेज नहीं होती है, और इनके बाद जब ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो इसके बाद जब और विभाजित होते हैं तो उसके बाद फिर इनका विभाजन जो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि ये बहुत बारीक छोटी छोटी उसमें बट जाती है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट जो आता है वो आता है एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है आपकी, वो अंगूर का गुच्छा आपने कभी देखा हो तो इस तरीके से अंगूर जो गुच्छे में स्थित रहते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान पूरे फेफड़ों में, संपूर्ण फेफड़ा जो होता है आपका पूरे फेफड़ों में फैले हुए रहते हैं। ये अंतिम स्थान होता है ब्रोंकी के डिवाइडेशन का। जो आपकी ब्रोंकाई होती है उनके ब्रोंकियोल्स का डिवाइडेशन जो होता है, बटना होता है, इसके पश्चात ये आगे अगले भागों में अपने में नहीं बढ़ पाती है। तो एल्वियोली जो होते हैं आपके, वो एयर बैलून की तरीके से, गुब्बारा आपने देखा होगा, तो उस बैलून की तरीके से पूरे फेफड़ों में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बना के दिखाए हैं, ये एल्वियोली आपके स्थित है। कोई भी एयर जो होता है वो एल्वियोली में जैसे ही प्रवेश करता है तो सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर उसके बाद ट्रेक्टिकल, और उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद आपका एल्वियोली में आता है। तो इस तरीके से संपूर्ण फेफड़ों में एल्वियोली जो होते हैं वो फैले रहते हैं। एल्वियोली का काम, एल्वियोली जो होते हैं, मैं आपको एक एल्वियोली बना के दिखाता हूँ। अगर ये एक आपकी एल्वियोली है, और एल्वियोली जो होते हैं इनके चारों तरफ से केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है। इनका जो एल्वियोली को पूरा तरीके से केशिकाएं जो होती हैं वो चारों ओर से घेरे रहती हैं, जिससे कि इनमें आसानी से गैसों का आदान प्रदान होता रहे, ऑक्सीजन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका आदान प्रदान होता रहे। तो इसलिए इनको केशिकाएं जो होती हैं वो चारों तरफ से घेरे रहती हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो बहुत ही सिंपल सेल्स से बनी हुई होती है, जिससे कि इनमें अधिक पारगम्य जो गैसें होती हैं वो आसानी से आदान प्रदान इनका होता है। एल्वियोली के बाद आपका अगला यूनिट आता है लंग्स, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। लंग्स जो होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। ये आपकी थोरैसिक कैविटी में स्थित रहते हैं। थोरैसिक कैविटी में ये डायफ्राम तक और आपकी जो क्लेविकल बोन होती है उसके थोड़ा ऊपर तक, ये थोड़ा ऊपर से स्थित रहते हैं। तो इनका ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग दिखता है आपको, इसको अपेक्स कहते हैं। इनके ऊपर के भाग को अपेक्स कहते हैं। जो डायफ्राम को छूता हुआ भाग होता है उसको आप बेस मतलब आधार कहते हैं। तो ये फेफड़े जो होते हैं इनकी बनावट आप देख सकते हैं। इनके बाहर एक फेफड़े जो होते हैं, इनकी वास्तविक रचना के अनुसार इनके बाहर एक प्लूरल कैविटी होती है। एक प्लूरल पूरी भित्ति इसको घेरे हुए रहती है, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो फेफड़ों को प्रोटेक्शन देती है। तो इनके भीतर एक प्लूरल फ्लूइड भी भरा रहता है। जो प्लूरल फ्लूइड इनमें अवस्थित रहता है, ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो फेफड़ों को किसी भी प्रकार के बाहरी आघात, किसी प्रकार का घर्षण या जो आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उनसे कोई नुकसान ना हो, इसके लिए प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको बचाया जाता है। उस प्रकार से फेफड़े हमारे शरीर में आप सभी जानते हैं श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग होते हैं। तो फेफड़ों की जो इस प्रकार से जो उपयोगिता है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी आपने पढ़ा ट्रेकिया के बाद, तो ट्रेकिया के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा वो सब फेफड़ों में ही था। इसलिए ये लगभग 60% जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में
इनका 60% आप मान सकते हैं कि संपूर्ण जो यूनिट्स जो होते हैं वो 60% यूनिट जो होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी के फेफड़ों में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इनको प्रमुख अंग फेफड़ों को माना जाता है। फेफड़ों के बीच में एक आप ये स्पेस देख रहे हैं, इसको मीडिया एक्सटर्नल सरफेस के नाम से जाना जाता है। मीडिया एक्सटर्नल स्पेस होता है जिसमें सरफेस में यहाँ पर फेफड़ा जो है अवस्थित रहता है। फेफड़े जो होते हैं वो आपका राइट लंग्स जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, 3 लोब में डिवाइड रहता है, जिसके ऊपर के भाग को अपर लोब, इसका जो ये आप यहां से देख रहे हैं, ये जिस तरीके से डिवाइडेशन है इसका, तो इसको ऊपर का जो ये भाग है इसको अपर लोब के माध्यम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, और इसका ये आपको जो पूरा एरिया दिख रहा है ये, तो इसको आप मिडिल लोब के माध्यम से जानते हैं। ये इसका मिडिल लोब है। उसके बाद आपको ये पूरा सरफेस दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, तो इस एरिया को आप लोअर लोब के माध्यम से जानते हैं। राइट लंग्स जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, और आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स जो होता है वो सिर्फ 2 भागों में विभाजित रहता है। इसका एक अपर लोब होता है, एक लोअर लोब होता है, 2 लोब होते हैं। कारण ये है क्योंकि जो आपका जो लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स को थोड़ी सी जगह हृदय को स्थित रहने के लिए भी देनी पड़ती है। बस होता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि राइट लंग्स की अपेक्षा आपका लेफ्ट लंग्स जो होता है वो छोटा होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्योंकि इसको अतिरिक्त जगह जो होती है वो जो हृदय को स्थित रहने के लिए देनी पड़ती है। हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित रहता है, लेकिन आप जब हृदय पढ़ते हैं तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि हृदय जो होता है वो 2/3 हिस्सा इसका जो किस तरफ झुका हुआ रहता है, लेफ्ट तरफ जो होता है, लेफ्ट साइड जो होती है उसकी तरफ इसका 2/3 हिस्सा जो होता है वो झुका रहता है। तो ये यूनिट्स सारे जो होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें आते हैं, और इनके कार्य जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन सा क्या कार्य करता है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखते हैं। नेजल कैविटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ट्रेकिया तक या फिर जो आपका लैरिंक्स वगैरह जो भी अंग मिलते हैं उनको एयर प्रोवाइड कराने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप सभी जानते हैं अधिकांश जो अगर हमारी नेजल कैविटी जो है, नोज जो है, उसमें कोई समस्या नहीं है तो सामान्य अवस्था में व्यक्ति जो श्वसन करता है तो श्वसन नाक के माध्यम से करता है। तो जो भी एयर जो आपकी एक्सटर्नल एयर है, जो एनवायरनमेंट एयर है, वो नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसका ये विशेष कार्य है। दूसरा जो आपका फेरिंक्स होता है, तो फेरिंक्स जैसे ही नेजल कैविटी आपकी खत्म होती है तो उसके बाद से फेरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। फेरिंक्स जो होता है वो आपका 3 भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है नेजोफेरिंक्स, जो नेजल कैविटी जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, कोमल तालु होता है, कोमल तालु से ऊपर का स्थान जो होता है उसको नेजोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं, और कोमल तालु से नीचे और आपका लैरिंक्स तक जो कोमल तालु से नीचे का जो स्थान होता है उसको ओरोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं। जब आप कभी भी मिरर के सामने अपना मुंह खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको जो भी दिखता है, बेस, पीछे का बेस जो दिखता है वो आपकी माउथ कैविटी का जो बेस दिखता है वो आपका ओरोफेरिंक्स होता है। लैरिंजोफेरिंक्स जो होता है वो लैरिंक्स के जस्ट ऊपर स्थित रहता है, तो इसको इसलिए से लैरिंजोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका लैरिंक्स। तो लैरिंक्स जो होता है तो लैरिंक्स को आप स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। वस्तुतः ये स्वर का ही स्वर जो है वो लैरिंक्स से ही उत्पन्न होता है, और इसमें वोकल कार्ड स्थित रहते हैं जो एयर के एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आप जब श्वास अंदर खींचते हैं तब इनमें किसी प्रकार का कंपन, जो वोकल कार्ड होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है, क्योंकि उनका ये जो सरफेस एरिया मैंने आपको अभी बना के दिखाया था वो अधिक मात्रा में खुला हुआ रहता है।
वो उसको एक मतलब ज़्यादा जगह देता है, जिसकी वजह से इनमें अंदर खींचते समय बाल में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। आप ट्राई करके देखना, कभी भी आप श्वास लेते समय किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जब श्वास अंदर से बाहर की ओर निकलती है तभी इन वोकल कॉर्ड जो होते हैं, जो आपके वोकल स्वर रज्जु होते हैं, उनमें कंपन उत्पन्न होता है। उन्हीं में कंपन होने की वजह से स्वर की उत्पत्ति होती है। दूसरा भाग, अगला आपका यूनिट्स जो है वो है आपका श्वास प्रणाली, जिसको आप ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। तो ट्रेकिया लैरिंक्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है और पांचवी थोरैसिक वर्टेब्रा से दो भागों में विभाजित होकर के दोनों फेफड़ों में समाहित हो जाता है। ट्रेकिया का निर्माण जो होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेज जो होती है उनसे होता है, और इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेज जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्थित रहती हैं और आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। जो ब्रोंकीज होती हैं, ब्रोंकीज आप जब इनको देखते हैं तो ब्रोंकीज तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, अध्ययन करते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकीज और आपकी ट्रैक्टिकली ब्रोंकीज। फिर उसके बाद आता है आपका अगला यूनिट है आपका ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स वो चीजें होती हैं या फिर वो ब्रोंकी का जो भाग है, ब्रोंकी का ऐसा भाग जब ट्रैक्टिकली ब्रोंकील जो होती हैं वो आगे जब विभाजित होती हैं तो उनको ब्रोंक्यूल के नाम से जानता है। जो बहुत छोटी छोटी अति सूक्ष्म नलिकाओं में जब डिवाइडेशन हो जाता है इनका तो उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एल्वेओली ब्रोंक्यूल्स का अंतिम भाग होता है, ब्रोंक्यूल्स का अंत होता है जहाँ पर ये एल्वेओली होते हैं वो गुच्छे के रूप में स्थित रहते हैं, जिनको आप बैलून की तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सारे गुब्बारे फुला करके और एक किसी एक माध्यम से जब बांध दिए जाए तो उस तरीके से एल्वेओली स्थित रहती है। इनकी जो निर्माण होता है या इनकी संरचना जो होती है वो सिंपल सेल्स से होती है। जो सिंपल सेल्स होते हैं मतलब एकदम से सरल कोशिकाएं जो होती हैं उनसे होती हैं, और इनको चारों ओर से कैपिलरी जो होती हैं वो कवर अप किए रहती हैं, जिससे कि इनमें गैसों का जो आदान प्रदान है वो आसानी से होता है। उसके बाद आता है लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं वो दो होते हैं, थोरैसिक कैविटी में स्थित रहते हैं। थोरैसिक कैविटी में राइट और लेफ्ट साइड में स्थित रहते हैं। आपका जो राइट साइड की अपेक्षा लेफ्ट साइड का लंग्स जो होता है वो काफी थोड़ा छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। इस तरीके से ये स्थिर रहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? श्वास प्रक्रिया जिसको आप कहते हैं। तो श्वास प्रक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। श्वास प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक होता है आपका सबसे पहले इंस्पायरेशन, अर्थात इंस्पायरेशन मीन्स प्रश्वसन। इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रश्वसन, मतलब जब आप श्वास को अंदर खींचते हैं तो उस प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, मतलब प्रश्वसन के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा चरण इसका जो होता है वो होता है आपका एक्सपायरेशन, मतलब निश्वसन। आप जो भी श्वास श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो दो चरणों में पूरी होती है। पहला होता है इंस्पायरेशन, मतलब श्वास का अंदर खींचना। दूसरा होता है एक्सपायरेशन, मतलब श्वास का बाहर निकालना। तो इससे जो होती है ये श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो हमारे शरीर में बिना हमारी आज्ञा के निरंतर चलती रहती है। हमारा इस पर कंट्रोल होता भी है और नहीं भी होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सोते हैं तो सोते समय क्या आपको याद रहता है कि हम श्वास ले रहे हैं, या आप जब किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तब आपको क्या प्रतीत होता है हम श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इस पर हम एक तरीके से आपको अर्ध कंट्रोल ऐसा समझ सकते हैं कि आपका सेमी कंट्रोल इस पर रहता है। हाँ, चाह करके हम इसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति श्वास स्वतः बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतः श्वास रोक करके मृत्यु नहीं कर सकता।
तो आप ऐसे देख सकते हैं श्वसन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है, एक होता है प्रश्वसन, एक होता है निश्वसन। और निश्वसन और प्रश्वसन के बीच में अब इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि आपने देखा ये आपका थोरैसिक कैविटी, और थोरैसिक कैविटी के नीचे जो आपका डायफ्राम है, तो डायफ्राम जिस कैविटी को बांटता है तो उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, हमारा मैकेनिज्म जो है उसमें जो श्वसन का मैकेनिज्म है, गैसेस का जो मैकेनिज्म है, श्वसन प्रक्रिया का जो मैकेनिज्म है, उसमें क्या होता है, जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो डायफ्राम होता है, जो विभाजन करने वाली एक लेयर होती है जिसको डायफ्राम के नाम से जानते हैं, तो डायफ्राम जो होता है उसकी स्थिति जो होती है वो श्वसन प्रक्रिया में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में विशेष महत्व रखती है। एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसमें जो आपका डायफ्राम होता है जो इन दोनों कैविटी को डिवाइड करता है, तो उसकी विशेष भूमिका रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जब वो रिलैक्स मूड में होती हैं, जब वो संकुचित नहीं होती हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए अतिरिक्त स्थान मिलता है, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है इस तरीके से। अब डायफ्राम ऐसे समझ लीजिए आप, ये डायफ्राम अभी इस अवस्था में है, मतलब फैला हुआ है, फ्लैट है, एकदम से संकुचित नहीं है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स मोड में है। तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे जो थोरैसिक कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जो बाहरी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे फेफड़ों की अपेक्षा कम हो जाएगा, वो सॉरी ज्यादा हो जाएगा। तो जब हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर जो आपका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसके कम होने पर हम अपनी श्वास को बाहर निकालते हैं, और एटमॉस्फेरिक एयर जो प्रेशर होता है उसके अधिक होने पर हम श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं। तो अगर डायफ्राम फ्लैट पोजीशन में है और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो आपकी बाहर की तरफ, आपने देखा होगा कभी आप शांत अवस्था में बैठ करके जब आप अनुभव करते हैं तो जब आप श्वास अंदर खींचते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो बाहर की तरफ फैलता है, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है जब आप श्वास अंदर लेते हैं, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब उसके ठीक विपरीत स्थिति होती है। मतलब डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की तरफ संकुचित होता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो अंदर की तरफ हो जाता है। तो जैसे ही इनका प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ होगा तो उससे फेफड़े क्या होंगे, संकुचित होंगे। फेफड़ों जैसे ही संकुचित होंगे तो एल्वेओलीज में जो एयर भरा हुआ है वो एयर बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद एक बार जो श्वसन प्रक्रिया होती है, मैं आपको एक डायग्राम से बताने का प्रयास करता हूं। आप ऐसे समझ लीजिए ये आपके फेफड़े और ये आपकी एल्वेओली, एक एल्वेओली है, और ये आपकी कैपिलरी। एल्वेओली और कैपिलरी के बीच श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्सटर्नल श्वसन, एक होता है इंटरनल श्वसन। एक्सटर्नल श्वसन जो होता है वो फेफड़ों की एल्वेओली और कैपिलरी के बीच होता है। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के माध्यम से एक श्वसन प्रक्रिया पूरी हुई। अब यही रेस्पायरेशन जो है वो यहाँ पर दो भागों में बट गया, एक हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और दूसरा हो गया आपका इंटरनल रेस्पायरेशन। तो हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन जो अभी आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो भी वायु फेफड़ों के माध्यम से एल्वेओलीज तक पहुंचती है, तो एल्वेओली में पहुंचने के बाद
गैसों का जो विनिमय होता है, गैस एक्सचेंजेस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अब एलओडी में इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये कैपिलरी जो है वो आपके एलओडी से संपर्क में है, एलओडी के संपर्क में है। तो जैसे ही इधर से जो ब्लड आ रहा है, मतलब ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजन। ये ब्लड आपका डाइऑक्सीजनेटेड है, और जैसे ही ये एलओडी के संपर्क से होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। किस प्रकार से होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, इधर से जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है, O2 का जो लेवल है वो आप 40% समझ लीजिए, और जो CO2 का लेवल है वो आप समझ लीजिए 45%। और इधर जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल 100% हो जाता है, और CO2 का लेवल जो होता है वो आपका बहुत कम होता है, मतलब लगभग 40% के लगभग। तो यहाँ पर O2 आपका हो गया और CO2 जो है वो 40% है। अब इसमें जो एयर आ रहा है उसमें O2 है आपका 100%, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 100% ऐसे समझ लीजिए, इसमें 100% O2 हमने लिया है, और CO2 जो है वो आप ऐसे समझ लीजिए, जो CO2 होता है उसका वैल्यूएशन काफी कम है। तो जैसे ही 100% ऑलरेडी जो कैपिलरीज के संबंध में जैसे ही होता है, तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो चल रहा है, ब्लड फ्लो जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो इसमें जो आपका 40% वो सॉरी 45% जो O2 है उसका 5% जो होता है वो एलओडी में रह जाता है या बच जाता है, और उससे जो स्पेस मिलता है उसमें से आपका 100% जो आपका ऑक्सीजन होता है वो इसमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक एलओडी जो एक्सटर्नल जो प्रक्रिया होती है, तो एक्सटर्नल जो श्वसन प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एलओडी पे छोड़ा जाता है और वहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ में पहुंचता है। ये होता है, आपने देखा होगा कभी आप जब किसी एलपीजी गैस एजेंसी पर जाते हैं या फिर छोटा सा सिलेंडर लेके जब आप गैस का रिफिलिंग कराने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस को डाला जाता है, और ऐसा ही हो सकता है। आप छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में गैस नहीं भर सकते हैं क्योंकि उसका आयतन अधिक है, और उस अधिक आयतन में से कम आयतन वाले में हम गैस को डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर जो रहता है वो अधिक आयतन वाले का प्रेशर अधिक रहेगा, कम आयतन वाले का प्रेशर कम रहेगा। तो यहाँ पर वही स्थिति है, यहाँ पर CO जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आयतन एलओडी में अधिक नहीं है, तो जो कैपिलरी है उसमें CO2 का लेवल जो है वो अधिक है, तो इसकी वजह से ये एलओडी में पहुंच जाता है। और इसके ठीक विपरीत ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपकी कैपिलरी में अधिक है अपेक्षाकृत कैपिलरी के। एलओडी में जो आपका गैस का जो प्रेशर है, जो O2 का प्रेशर है वो अधिक है, तो इसकी वजह से O2 जो है वो आपकी एल्वेओलर ब्लड जो होता है, एल्वेओलरी जो ब्लड होता है, कैपिलरी ब्लड जो होता है उस कैपिलरी ब्लड में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इन एल्वेओली में ब्लड के जो ब्लड में ऑक्सीजन का जो प्योर होता है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनता है, तो उसमें फेफड़े जो होते हैं वो एक विशेष भूमिका इनकी रहती है कि फेफड़ों में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करना। ये श्वसन प्रक्रिया का हमारा एक तरीके से पूरा, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हमारे शरीर को जो सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उनको हर समय ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है, जो चयापचय की प्रक्रिया है वो होती रहे, तो उसके लिए ऑक्सीजन विशेष आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में फेफड़े जो होते हैं वो विशेष भूमिका निभाते हैं हमारे संपूर्ण बॉडी में, जो हमारा कंप्लीटली जो बॉडी है उसमें इनकी विशेष महत्व रहता है, खास करके जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको डिफिकल्ट चीजें बता देते हैं, कुछ टॉपिक बता देते हैं, आप उनको याद रखिएगा।
टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम वो होता है जैसे कि हम सामान्य शांत अवस्था में बैठे हैं, उस अवस्था में हम जितना भी श्वास के माध्यम से एयर को ग्रहण करते हैं और निकालते हैं, दोनों ही चीजें, तो उसका जो लेवल होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 500 ml। जब हम किसी भी श्रम की स्थिति में ना हो, विश्राम अवस्था में शांत बैठे हुए हो, किसी प्रकार का भावावेग भी नहीं है, तो हमारे जो टाइडल वॉल्यूम होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो रहता है आपका 500 ml। मतलब हम 500 ml श्वास को निकालते हैं और 500 ml छोड़ते हैं। उसके बाद आता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब प्रश्वसित वायु का जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना है। मतलब एक बार हम जो बलपूर्वक हम प्रयास करके बलपूर्वक एक बार में कितनी श्वास ले सकते हैं, तो उसका रिजर्व वॉल्यूम जो है वो आपका है 3300 ml। मतलब लगभग आपका 3 लीटर वायु हम पूरा प्रयास करके और रिजर्व कर सकते हैं, मतलब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है आप, अगला पॉइंट है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम एक बार जो हमने निश्वसन किया और हमने निश्वसन के माध्यम से शांत अवस्था में जो भी हमने वॉल्यूम एयर का था वो निकाला, उसको निकालने के बाद जो वॉल्यूम बचता है हमारा, उसको भी हम प्रयास करके बलपूर्वक अगर निकालें तो हम लगभग 1000 ml, मतलब लगभग आपका 1 लीटर और एयर जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। हमने जो भी श्वास ली, श्वास लेने के बाद हमने उसे शांत पूर्वक निकाल दिया, फिर हम प्रयास करके और निकालने की अगर कोशिश करें तो हम 1000 ml और एयर जो है वो फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। अब आपका आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आपका बिल्कुल फेफड़ों में रह जाता है, आप बचा हुआ रहता है, मतलब हम प्रयास करके भी जिसको नहीं निकाल सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम का जो बैलेंस एक तरीके से बना रहता है, जिसको हम नहीं निकाल सकते, मतलब वो हमारे फेफड़ों में प्रयास करके भी हम उसको नहीं निकाल सकते हैं, वो होता है आपका 1100 ml। लगभग आपका 1100 ml। मतलब हमने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है उसमें क्या होता है, हमने एक बार जो बलपूर्वक श्वास ली उसमें कितना एयर वॉल्यूम हमारे फेफड़ों में भरा, कितना उसका आयतन रहा। उसके बाद हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, तो हमने श्वास प्रक्रिया को पूरी निश्वसन प्रक्रिया के माध्यम से उस पूरी एयर को बाहर निकाला, और निकालने के बाद भी हमने जो बलपूर्वक निकाला, प्रयास करके निकाला कि हम फेफड़े अपने खाली करें, तो उससे कितना होता है, लगभग आपका 1000 ml। अब हमने ये जब दोनों प्रक्रियाएं कर ली, मतलब एक्सपायरेटरी जो आपका रिजर्व वॉल्यूम था उसको भी बाहर निकाल दिया, तो उसके पश्चात जो हमारा बचा वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम बचा, मतलब 1100 ml जो एयर है फेफड़ों में, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब प्राण वायु धारता, फेफड़ों की प्राण वायु धारता कितनी होती है, तो वो आपका होता है लगभग 6000 ml, अर्थात लगभग 6 लीटर। फेफड़ों की जो लंग्स कैपेसिटी है, फेफड़ों की जो पूरी एयर कैपेसिटी है वो लगभग कितनी होती है, 6000 ml, मतलब लगभग 6 लीटर। अब एक विशेष बात तो आपने अभी एलवाई के माध्यम से
इस तरीके से एल्वेओली स्थित रहती है। तो आपने एक रोग सुना होगा जिसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। तो एम्फाइसीमा मतलब एम्फाइसीमा का मतलब होता है अस्थमा, जिसको आप श्वास का रोग कहते हैं। तो इसका ये होता कैसे है, आप ये देखना का थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो जो एल्वेओली होती है वो इस तरीके से स्थित रहती है। एल्वेओली जब इस तरीके से अंगूर के गुच्छे में जैसे अंगूर रहते हैं उस तरीके से जब ये स्थित रहती है, तो जब इसमें फेफड़ों में CO2 का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे कि धूम्रपान करने वाले लोग या फिर कुछ ऐसा जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया होता है या फैक्ट्री में अधिक प्रदूषित वायु के संपर्क में रहते हैं या उनको ऐसा वातावरण मिलता है जो प्रदूषित है, तो ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग जो होते हैं उनका क्या होता है, उनके फेफड़ों में अतिरिक्त जो CO2 है वो पहुंचता है। तो अतिरिक्त जो CO2 पहुंचता है उसमें से क्या होता है कि ये जो एल्वेओली होती है, ये इनकी जो भित्तियां होती हैं, इनकी जो सिंपल दीवारें होती हैं वो टूट जाती है, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इनके क्षतिग्रस्त होने जब आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर में कोई भी टूट फूट होती है तो हमारा शरीर स्वतः इसको निर्मित करता है, चयापचय के माध्यम से उसको दोबारा से ठीक करता है। तो जब इनमें इनकी एल्वेओली जो होती है, उनकी लेयर जो होती है जब टूट जाती है, तो लेयर के टूटने से क्या होता है, फिर शरीर को पता चलता है कि कुछ टूटा है। तो जब कुछ टूटा है तो उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये ऐसे सामान्य तरीके से नहीं जुड़ती है, ये एल्वेओली एक दूसरे में आपस से जुड़ जाती है। जब ये एल्वेओली इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी, अब ये पूरा जो सरफेस है, मतलब एक एल्वेओली का जो वॉल्यूम था वो इतना था और एक एल्वेओली का वॉल्यूम जो है वो अब बढ़कर के इतना हो जाता है। अगर एक एल्वेओली जो है उसका वॉल्यूम अगर इतना हो जाता है, तो जब इनका जो एयर सरफेस है जिसमें इतनी एयर भरनी थी, तो उससे क्या होता है, एम्फाइसीमा की स्थिति में ये दीवारें जो है इनकी टूट करके जब आपस में मिल जाती है, तो व्यक्ति श्वास लेता तो है लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि हमें श्वास पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। इसी को दमा रोग कहते हैं। श्वास की समस्या या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की समस्याएं जो होती हैं वो ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं जब ये एल्वेओली आपस में जुड़ जाती हैं, फिर इनको ठीक करना इम्पॉसिबल के तरीके से हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दमा का शिकार हो जाता है, उसको बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो अब हम एक बार और थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे जानने का कि एक बार हम जो श्वास लेते हैं, आप समझ चुके होंगे, हम जो एक बार श्वास लेते हैं उसमें किन किन गैसों का क्या क्या रेशियो रहता है। तो हम जो इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में जो नाइट्रोजन होता है उसका वॉल्यूम होता है 79% और जो ऑक्सीजन होता है आपका, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होता है 21%। और जो CO2 होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका वॉल्यूम होता है आपका 0.04%। इंस्पायरेशन में जब आप श्वास को अंदर खींचेंगे तो उस स्थिति में नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा आपका 79% और जो आपका ऑक्सीजन होगा उसका होगा 21% और आपका जो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसका वॉल्यूम होगा 0.04%। अब इसका ठीक उलट एक्सपायरेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नाइट्रोजन हमारे शरीर ने किसी प्रकार का उपयोग नाइट्रोजन ने नहीं किया। और O2 जो होता है आपका, ऑक्सीजन जो होता है, उसका परसेंटेज रह जाता है आपका 16%, मतलब 16% ऑक्सीजन जो होता है वो निश्वसित वायु जो हमने श्वास बाहर छोड़ी है उसमें मिलेगा। और उसके बाद जो CO2 होता है आपका, उसका वॉल्यूम जो होता है वो आपका हो जाता है 4.5%। मतलब यहाँ पर ये जो आपका O2 है और हमने उसी जो इंस्पायरेशन किया, हमने जो श्वास को ग्रहण किया, उसमें ऑक्सीजन का लेवल था 0.04% और हमने जिस वायु को निश्वसित किया, हमने श्वासोच्छ्वास के माध्यम से जिस वायु को बाहर निकाला, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल हो गया अब 4.5%। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर से
आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर चलता है, तो उस प्रोसीजर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती है। उस उत्पादन के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे संपूर्ण शरीर से उस जो आपका CO2 उत्पादित हुआ है उसको ला करके और फेफड़ों की एल्वेओली में छोड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सॉरी जो आपका ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हमने 21% यहाँ पर लिया था और उसके बाद ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हमने जो निष्कासित वायु की उसमें कितना बचा 60%, मतलब 5% ऑक्सीजन जो हमने एक बार के प्रश्वसन में ग्रहण की थी उसका 5% ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमारे शरीर ने किया और बाकी का जो भी बचा था उसको शरीर ने बाहर निकाल दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं एक बार के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन का जो लेवल हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है उसका 5% ही एल्वेओली के माध्यम से कैपिलरी में पहुंच पाता है। अन्य स्थिति के लिए हमें दोबारा से श्वास लेना अनिवार्य हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।